तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हमने रदरफोर्ड्स मॉडल यहां तक बातचीत कर ली है। और आपको याद हो कि रदरफोर्ड मॉडल में जो मुख्य बातें थी, रदरफोर्ड्स मॉडल में जो मुख्य बातें थी, उनके जो पोस्टुलेट्स थे या हाइलाइट्स थे कह लीजिए, वो ये था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। ठीक है, लेकिन उनके मॉडल की कुछ कमियां थी। एक कमी यह था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने एनर्जी का लॉस करेगा और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। एक ये इश्यू था, इससे हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट जो था वो ये था कि अगर लगातार एटम एनर्जी को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा, तो उस कंटिन्यूअस एनर्जी को अगर हम प्रिज्म पर डालें तो स्पेक्ट्रम जो एटम का होना चाहिए वो भी कंटिन्यूअस। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये था कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होने के बजाय लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए अब हमारे पास यहां पर एक नेक्स्ट और दूसरा मॉडल है जिसको नील्स बोर ने प्रपोज किया, जिसको आप बोर्स मॉडल कहते हैं। नील्स बोर साहब ने, समझिएगा, नील्स बोर साहब ने कहा कि रदरफोर्ड की पहली दो बातें सही हैं। जैसे आपका जो रदरफोर्ड कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि न्यूक्लियस है और उसके अंदर सारा का सारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उन्होंने कहा सही बात। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, नील्स बोर का कहना है ये भी सही है। लेकिन नील्स बोर ने एक नई बात जोड़ी है, नील्स बोर साहब ने एक नई बात जोड़ी है। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। बात को समझिएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। उन्होंने कहा बहुत सारे, हजारों इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट हो सकते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। ध्यान देना, क्योंकि बोर्स मॉडल का यही मुख्य पॉइंट है। बोर्स मॉडल का जो मेन पॉइंट है वो ये है जो मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हजारों लाखों करोड़ों ऑर्बिट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सारी जगहों पर नहीं रहेगा। उन्होंने उसके लिए एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। अब देखो यहां पर एक नया टर्म आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा जरा। जैसे पॉइंट ये है ना, जैसे अगर मैं बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स की अगर बात करूं तो देखिए पहला पॉइंट उनका ये है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज, मतलब कहने का प्रोटॉन, एंड मास ऑफ द एटम, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मास का मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इज कॉन्फाइंड, मतलब उपस्थित है, प्रेजेंट है, इनटू अ सेंट्रल रिजिड बॉडी नेम्ड न्यूक्लियस। और यह बात तो रदरफोर्ड मॉडल में भी कही गई थी कि आपका एटम का सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह, ध्यान रखिएगा यहां पर बात की जा रही है इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर की, कि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। मतलब उन्होंने कहा कि नील्स बोर, आपके रदरफोर्ड साहब ने जो बातें बोली हैं, पहले दो पॉइंट जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा यह बात सही है कि साहब वहां पर एक आपका न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। बट नील्स बोर का यह कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, तमाम सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा वहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ये जो टर्म आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जहां भी चक्कर लगाएगा वहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। सबसे पहले तो आप ये लोग ये समझो कि लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है P = mv। ये तो आप लोग समझते हो कि किसी बॉडी का जिसका मास m है, वेलोसिटी v से अगर मूव करे तो उसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv। और एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई बॉडी लाइक इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है वेलोसिटी v से और सेंटर से इसका दूरी अगर r है, रेडियस r है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है mv × r। बात समझने की कोशिश करिएगा।
अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इसका मास m है, वेलोसिटी v है और सर्किल के सेंटर से उसका डिस्टेंस r है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा। इसका क्या मतलब है? आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने टर्म आपको समझाया था, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। मैंने कहा था क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का एक मिनिमम वैल्यू या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे तुमने कहा लास्ट टाइम प्रीवियस क्लास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने बात की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हमने कहा कि किसी बॉडी का चार्ज जो है वो या तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होगा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हमने कहा चार्ज Q बराबर n टाइम्स E होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इधर इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल टू चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड इलेक्ट्रॉन। हम नहीं कह सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। ऐसे टर्म है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि लेट्स से समझे, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए ऑल्दो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यहां लिखा हुआ है ऑल्दो देयर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। आप लोग सुनते रहिए, पूरी बात अभी आपको समझ में आएगी। इन साहब का कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है जिसका फार्मूला है mvr, ये बराबर होता है n टाइम्स h/2 पाई या nh बार। ध्यान रखना कि h बार का मतलब h/2 पाई है। 1 मिनट। यहां पर तुम्हारा जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r ऑर्बिट का रेडियस है, h क्या है? इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। h है प्लैंक्स कांस्टेंट जो आगे पढ़ा जाएगा और डिटेल में, और स्मॉल n है ऑर्बिट नंबर। ध्यान रखना h/2 पाई को हम रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको कि h बार से लिख दिया जाता है। h और ऐसे कट कर दिया गया, h और ऐसे कट कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं h बार। और ये h बार मतलब है h/2 पाई। h/2 पाई या h बार का नाम है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट और सिर्फ h का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। सुनते रहना, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। मतलब उनका ये कहना था, ध्यान से समझो, कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान लो नाभिक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, तो इनका ये कहना था कि पहले ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में मास इंटू वेलोसिटी 1 इंटू रेडियस 1 बराबर 1 टाइम्स h/2 पाई होना चाहिए। अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो मास, वेलोसिटी और रेडियस, वेलोसिटी और रेडियस सेकंड ऑर्बिट का डिफरेंट होगा ना फर्स्ट ऑर्बिट से, तो मास इंटू सेकंड ऑर्बिट का वेलोसिटी इंटू सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बराबर होना चाहिए 2 टाइम्स h/2 पाई। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब अगर तीसरे ऑर्बिट की बात करें, लाइक अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें, तो ये 3 टाइम्स h/2 पाई होना चाहिए। ये बोहर साहब का कहना था। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए एक बात आप सबके माइंड में जाएगी कि ये इक्वेशन कहां से आया। एक बात हम सबके माइंड में जाती है कि ये इक्वेशन कहां से आया। तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं कि इस इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन नील्स बोहर के पास नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनना। बोहर साहब ने ये कह तो दिया कि एंगुलर मोमेंटम अगर h/2 पाई या 2 टाइम्स h/2 पाई या 3 टाइम्स h/2 पाई है तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा इसका एक्सप्लेनेशन नील्स बोहर के पास नहीं था। मैं आपको बताऊं कि ये इक्वेशन करीब करीब 1910 के आसपास आया है, 1910 और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो डी ब्रॉगली साहब ने करीब करीब 1926 के आसपास दिया है।
मतलब ये एक इक्वेशन नील्स बोर ने जरूर बताया था, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया था। आया कहां से, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। मतलब आपके माइंड में जा सकता है यार कि बिना प्रूव किए उन्होंने कैसे सब समझा दिया, तो मैं यही कह सकता हूं कि वो सब जीनियस थे। ऑब्वियसली उन्होंने सोचा होगा कुछ, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्सप्लेन डी ब्रॉगली ने किया था। मतलब ये इक्वेशन कैसे आया, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे आगे चलकर, आगे की क्लासेस में इसी टॉपिक में, लेकिन वो डी ब्रॉगली ने किया था। अभी आप सिर्फ इतनी बात सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। नील्स बोर साहब का कहना यह था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के रहने की बहुत सारी जगह है, बहुत सारे इनफाइनाइट ऑर्बिट हैं, लेकिन वो रहता सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में है या उन्हीं लोकेशंस पर है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। बाकी जगहों पर वो नहीं रहेगा। आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई आपके लिए आपका स्कूल, आपके लिए आपका घर, आपके लिए आपका स्कूल हो गया, आपका घर हो गया, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब आपके क्या है, ऑर्बिट हैं, जहां आप मिलोगे, जहां आप रहोगे। लेकिन बाकी की जो जगह हैं, जैसे मैं कह दूं कि सिनेमा हॉल है या शहर का कोई दूसरा हिस्सा है, तो वो सब आपका ऑर्बिट नहीं है, क्योंकि वहां आप ना परमानेंटली नहीं मिलोगे। हां, एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में जाओगे, मान लीजिए अपने स्कूल से आप अपने घर जाते हो, तो हो सकता है कि बीच में दूसरी जगहों पर भी आप थोड़ी देर के लिए मिलें, लेकिन आपके लिए वो ऑर्बिट नहीं है। आपके लिए ऑर्बिट क्या है, जहां पर रहने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और उन जगहों पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा। सुनते रहिएगा, अभी लिखते हैं, सुनते रहिएगा। उन जगहों पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा। सुनिएगा ध्यान से। ये आपके जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट होंगे, इन सच ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के जो ऑर्बिट होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब ना वो एनर्जी को लूज करेगा, ना एनर्जी को गेन करेगा। सुनिएगा ध्यान से। बोर साहब ने क्या क्या बोला? उन्होंने कहा एक न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। फिर उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में चारों तरफ रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। फिर उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जहां एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। फिर उन्होंने कहा ऐसे ऑर्बिट जहां एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, ऐसे ऑर्बिट्स जहां एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, उनमें चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी को लूज करेगा ना ही गेन करेगा। अब आपके माइंड में जरूर ये बात जाएगी कि अगर वो एनर्जी को लूज या गेन नहीं करेगा तो वो चक्कर कैसे लगाएगा। ये बात हमारे माइंड में जाएगी कि अगर वो चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी का तो लॉस होना चाहिए, और रदरफोर्ड साहब के मॉडल में यही शायद कमी भी थी। रदरफोर्ड मॉडल में यही था ना कि चक्कर लगाएगा तो एनर्जी कम होगी, तो रेडियस घटकर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन नील्स बोर का कहना है कि ऐसे ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी को लूज करेगा ना ही गेन करेगा। तो फिर वो चक्कर कैसे लगाएगा, इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा इसी डिस्कशन में, इसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। बट फिलहाल अपने दिमाग में बिठाओ कि ये वाले जो ऑर्बिट जिनमें चक्कर लगाते समय वो एनर्जी को लूज या गेन नहीं करेगा, इन ऑर्बिट्स को हम नाम देते हैं बोहर्स ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स का नाम क्या क्या है? बोहर्स ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर तुम लोगों को याद होगा तो क्लास 9-10 में ये सारा तुम लोगों ने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में। इन ऑर्बिट्स में जहां एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इन ऑर्बिट्स को बोला जाएगा बोहर्स ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी का मतलब निश्चित, क्योंकि वो निश्चित ऊर्जा वाले हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट या कांस्टेंट ट्रेजेक्टरीज अराउंड द न्यूक्लियस। कांस्टेंट का मतलब हो गया निश्चित, और ट्रेजेक्टरी का मतलब हो गया पाथ। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के निश्चित पाथ हैं, कांस्टेंट ट्रेजेक्टरीज हैं, और बाद में इन्हीं को कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नील्स बोर साहब का कहना है कि जिन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं में रहेगा। उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस या गेन नहीं करेगा, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और इन ऑर्बिट्स को जिनमें एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इनको बोहर्स ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी ऑर्बिट, कांस्टेंट ट्रेजेक्टरीज अराउंड द न्यूक्लियस, या आगे चलकर हम इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहेंगे।
देखो ये है जो तुमने पढ़ा भी है, आपको याद हो, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने क्लास 9-10 में, कि इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट हैं जैसे K, L, M, या ऑर्बिट N1, N2, N3, या एनर्जी लेवल E1, E2, E3 एंड सो ऑन। जरा मुझे ओके करो, तुम लोगों को यहां तक समझ आया कि नहीं? यहां तक आप लोगों को ये बोर्स मॉडल क्लियर है जो मैंने बोला अभी तक? तो बोर्स मॉडल के हिसाब से जो अभी तक हम लोगों ने बात की कि न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा वाले मींस कांस्टेंट एनर्जी वाली जगह होती हैं और वहीं पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। यह बात उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से समझाई, mvr बराबर n टाइम्स h/2π। वो मतलब यहां पर जो स्मॉल n है वो पहले ऑर्बिट के लिए 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3 एंड सो ऑन। तो इससे उन्होंने समझाया। वो अलग बात है कि इस इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था, वो एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये जरूर कह दिया कि निश्चित एनर्जी वाले ये ऑर्बिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अच्छा देखिए, अगर निश्चित ऊर्जा वाले ऑर्बिट हैं तो रदरफोर्ड मॉडल का पहला कमी जो है वो एक्सप्लेन हो गया। जैसा रदरफोर्ड मॉडल का कमी यही था कि एनर्जी घटेगी और न्यूक्लियस में गिरेगा, तो अब नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझो, जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तब तक यही रहेगा। एनर्जी वो लेगा देगा जरूर, लेकिन जब तक एक ऑर्बिट में है तब तक कांस्टेंट रहेगा। हां, तुम इसको थोड़ी एनर्जी दे दो तो उसका ऑर्बिट का रेडियस बढ़ जाएगा, तुम उसकी एनर्जी थोड़ी निकाल लो तो ऑर्बिट का रेडियस घट जाएगा, लेकिन जब तक एक ऑर्बिट में रहेगा तब तक एनर्जी चेंज नहीं होगी। मतलब समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन जो है मान लो अगर यहां पर लेट से किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है और उसको तुमने थोड़ी एनर्जी बाहर से सप्लाई कर दी तो वो दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक बार जब दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाएगा तो अब उसी ऑर्बिट में रहेगा। मतलब या तो वो इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा या एनर्जी लेकर ऊपर के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, या अगर मान लो ऊपर के किसी ऑर्बिट में है तो एनर्जी का थोड़ा सा नुकसान अगर हो जाए, इससे एनर्जी का लॉस हो जाए तो नीचे के ऑर्बिट में भी आ सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित ऊर्जा वाले कांस्टेंट एनर्जी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। हां, वो एनर्जी का लेन देन कर सकता है, अगर वो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो एनर्जी का लेन देन कर सकता है, लेकिन ये लेन देन लगातार नहीं होगा। इट इज नॉट कंटिन्यूअस। लॉस और गेन ऑफ एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रॉन में लूज और इलेक्ट्रॉन में गेन द एनर्जी व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, and corresponding to each jump there will be a line in a spectrum, so the spectrum should be line spectrum। बात को ध्यान से सुनो दोबारा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेन देन कर सकता है, जब वो एक से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर लेगा तो एनर्जी का लॉस या एनर्जी का गेन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, लगातार नहीं होगा। हां, वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा कि अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आया तो एनर्जी का लेन देन करेगा और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम में तुमको लाइन मिलेगी। इसीलिए एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होगा और रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी कमी भी दूर हो जाएगी। बात समझ आई? मैं कह रहा हूं, देखो यहां पर लिखा भी है अगले पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन में, देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन में लूज और गेन द एनर्जी when it gets transferred from one orbit to other, and corresponding to each jump we get a line in a spectrum, so the spectrum will be line spectrum। जरा बताइए, ओके करिए, ये वाला लाइन समझ आया? ये वाला लाइन आपको समझ आया जो मैंने ये लिखा आपको एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेन देन कर सकता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होगा। अब आगे सुनना, नील्स बोर मॉडल में मैं दोबारा जल्दी से एक बार रिकैप करता हूं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन,
लेकिन उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr n टाइम्स h/2π है। ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होगी। इनको हम बोर्स ऑर्बिट, शेल एनर्जी लेवल या बहुत सारे नाम दे सकते हैं। फिर उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस या गेन कर सकता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे में ट्रांसफर होगा और हर एक जंप के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम में एक लाइन आएगी और इसीलिए स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम होगा। देखिए, नील्स बोर मॉडल ने बहुत सारी हमें अच्छी बातें बताई, लेकिन ऐसा नहीं है। नील्स बोर मॉडल की भी अपनी कुछ कमियां हैं। कौन सी कमियां हैं, सुनो जरा ध्यान से। नील्स बोर मॉडल की भी अपनी कुछ कमियां हैं और वो कमियां कौन कौन सी हैं ये जरा हम लोग जानते हैं। नील्स बोर मॉडल की क्या क्या कमियां हैं, चलो ध्यान से सुनो। नील्स बोर मॉडल की कुछ कमियों पर बातचीत करेंगे और इसके बाद नील्स बोर मॉडल में बहुत सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। पहले तो इसकी कमियों पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद नील्स बोर मॉडल में कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, मैं उस पर अभी आ रहा हूं। ठीक है, कमियां कौन कौन सी हैं जरा सुनो। पहला कमी तो यही है कि mvr बराबर n टाइम्स h/2π, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए, इनके मॉडल का यही सबसे स्ट्रांग पॉइंट भी है और यही सबसे वीक पॉइंट भी है। जैसे इनका पूरा का पूरा जो मॉडल है वो mvr बराबर n टाइम्स h/2π पर बेस्ड है, उसी पर बेस्ड है ना। लेकिन वो इक्वेशन का जो डेरिवेशन है या वो आया कहां से, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यही इनके मॉडल का कमी भी है। अगला कमी समझिए, इन्होंने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, फाइन स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, फाइन स्ट्रक्चर, यहां पर जो एक टर्म है फाइन, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। फाइननेस पढ़ा है ना, फाइननेस। फाइननेस का मतलब ज्यादा साफ सुथरा दिखना, किसी चीज को और माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व करना, उसकी फाइननेस को बढ़ाना। समझो मेरी बात को। जैसे हम लोग कहते हैं कि आपके एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब वहां पर आपको लाइंस मिलती हैं। और ये लाइंस आती कहां से हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो हर एक जंप के करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी। बात को समझिए। ये लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होगा तो हर एक जंप के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम में एक लाइन आएगी और स्पेक्ट्रम आपका लाइन स्पेक्ट्रम होगा। फाइन स्ट्रक्चर क्या था? हमने जब इस स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या हाई रेजॉल्विंग टेक्निक से देखा, जिसका मैग्निफिकेशन पावर अच्छा था, बात को समझिए, हमने इस आपके लाइन स्पेक्ट्रम को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो हमने ये पाया कि जिस स्पेक्ट्रम में आपको एक लाइन नजर आ रही है वो एक्चुअल में एक लाइन कई कई लाइंस का कॉम्बिनेशन है। मतलब हर एक लाइन में फर्दर कई कई लाइंस हैं। मतलब यहां पर एक एक लाइन जो आपको नजर आ रही है वो कई कई लाइंस का कॉम्बिनेशन है और इस वाले कॉन्सेप्ट को बोला गया फाइन स्ट्रक्चर। आप देखिएगा जरा, यहां पर समझेगा बात को। नील्स बोर साहब का कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, शेल, या न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट। सुनते रहिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब। न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट या शेल, ये ऐसा नील्स बोर का मानना था। और उनका यह कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो हर जंप के करस्पॉन्डिंग एक लाइन आएगी। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन यह था कि जो आप एक लाइन कह रहे हो वो एक्चुअल में कई लाइंस का कॉम्बिनेशन है। अब ये कैसे हुआ, इसका जवाब नील्स बोर के पास नहीं था। इस फाइन स्ट्रक्चर का जवाब नील्स बोर के पास नहीं था। आगे चल के पढ़ाऊंगा, एक और साइंटिस्ट हैं, सुनिएगा जरा, ये आगे आएगा आगे के कॉन्सेप्ट में। सोमरफेल्ड एक और साइंटिस्ट हैं, ये आगे आप डिटेल इसका मिल जाएगा आपको। सोमरफेल्ड साहब ने कहा था
कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसको तुम कहते हो एक ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट या जो शेल है, वो शेल एक्चुअल में कई सारे छोटे छोटे सब शेल्स से मिलकर बना है। मतलब जैसे ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये शेल है। ओके, तो इन साहब का कहना था, सोमरफेल्ड का, कि एक्चुअल में ये जो शेल है ये खुद ही कई सारे रिंग्स से बना है, ये भी कई सारे रिंग्स से बना है, ये भी कई सारे रिंग्स से बना है, और उन रिंग्स को उन्होंने नाम दिया था सब शेल। वो आगे पढ़ा जाएगा, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। मतलब उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे सबशेल में जाता है तो देखना पड़ेगा उस शेल के कौन से सबशेल से दूसरे शेल के कौन से सबशेल में जाता है। बात को समझो, मतलब उन्होंने कहा कि जो शेल है वो किससे मिलकर बने हैं, जो शेल हैं वो सबशेल से मिलकर बने हैं। मतलब ऐसा समझ लो ना यार कि तुम्हारा घर अगर एक शेल है तो उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कमरे हैं, तो वो जो कई सारे छोटे छोटे कमरे हैं उनको हम बोल दे रहे हैं सब शेल हैं। मतलब तुम्हारा जो शेल है, तुम्हारा जो घर है, वो कई सारे सब शेल्स छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना है। तो सोमरफेल्ड साहब ने चलकर आगे फाइन स्ट्रक्चर को समझाया था। उन्होंने कहा था कि नील्स बोर साहब कहते हैं कि शेल से शेल में ट्रांसफर होता है और एक लाइन मिलती है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब शेल से शेल में ट्रांसफर होता है तो देखना पड़ेगा कि शेल के कौन से सब शेल से दूसरे शेल के कौन से सब शेल में ट्रांसफर हो रहा है। तो जो ट्रांसफर होने के ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो जहां आपको एक लाइन मिल रही थी वहां लाइंस का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जरा ओके करो, समझ आया आपको ये लाइन, ये पॉइंट आपको समझ आया फाइन स्ट्रक्चर। हालांकि सोमरफेल्ड के बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किन साहब ने एक्सप्लेन किया, तो उनका नाम है सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड साहब ने जो है फाइन स्ट्रक्चर समझाया कि क्या होता है। और फाइन स्ट्रक्चर क्या था कि स्पेक्ट्रम में जो आपको एक लाइन दिख रही थी वो एक्चुअल में कई लाइंस का कॉम्बिनेशन है। अगला कमी सुनिए। नेक्स्ट हम बात क्या कर रहे हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल की कमियों को डिस्कस कर रहे हैं। अगला कमी यह है, देखिए अगला कमी देखिए यहां जो लिखा हुआ है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जरा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी हम आगे की क्लासेस में डिटेल में आएंगे, बट इन शॉर्ट अगर शॉर्ट में बताऊं तो हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत यह था कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अभी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को हम डिटेल में नहीं समझेंगे, इसको आगे की क्लास में समझेंगे। बस इतना कहूंगा कि हाइजेनबर्ग साहब के इस स्टेटमेंट को ना डेथ ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि आप किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते हो, और जब नहीं कर पाओगे तो तुम साइंस की बात कैसे करोगे। लेकिन ये सारी कहानी मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। हाइजेनबर्ग साहब ने जो है किस तरह से ये स्टेटमेंट कहा, उनके क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, इन सब पर चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे या कभी और किसी दिन करेंगे। अभी बस ये समझो कि नील्स बोहर का कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित ऑर्बिट है। नील्स बोहर का कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित ऑर्बिट हैं, और अगर वो निश्चित ऑर्बिट हैं तो कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका तुम रेडियस और उसका वेलोसिटी बता सकते हो। भाई नील्स बोहर साहब का यही कहना है ना कि निश्चित दूरी पर है और निश्चित वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट रेडियस है। लेकिन हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि नहीं बता सकते दोनों एक साथ। अब इसको कैसे समझा जाएगा वो आगे की चर्चा है, वो आगे पढ़ा जाएगा। तो अगला कमी जो है वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि ये कैसे समझाओगे, क्योंकि आपके हिसाब से तो कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट रेडियस है किसी भी ऑर्बिट का, बट हाइजेनबर्ग के हिसाब से नहीं कर सकते। अगला प्रॉब्लम है स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमान इफेक्ट। अब ये क्या है जरा ये भी सुनो। स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट, ये आपका लास्ट पॉइंट,
और फिर हम लोग कुछ उसके न्यूमेरिकल सेक्शन पर आगे चलेंगे। देखो जरा स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट क्या है। स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट, यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर आपका ये एटम है और ये इसकी ऑर्बिट है, समझो बात को, और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जब ट्रांसफर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलती है, और ये जो स्पेक्ट्रम है इसको आपने कहा लाइन स्पेक्ट्रम। सुनते रहिए ध्यान से, इसको आपने कहा लाइन स्पेक्ट्रम। फिर आपने जब इसको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या हाई रिजॉल्विंग टेक्निक से जब ऑब्जर्व किया, तो अभी हम लोगों ने कहा कि यहां पर जो एक एक लाइन नजर आती है वो एक्चुअल में कई कई लाइंस का कॉम्बिनेशन है, और इसको हमने नाम दिया, समझो, इसको हमने नाम दिया फाइन स्ट्रक्चर। इसको हमने क्या नाम दिया? फाइन स्ट्रक्चर, जिसको कि बाद में हमें समझाया किसने, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, वो है सोमरफेल्ड। ये अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अब जरा स्टार्क इफेक्ट देखो क्या है। स्टार्क साहब ने क्या किया कि इस एटम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। स्टार्क साहब ने एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, और ज़ीमान साहब ने जो है, ज़ीमान साहब ने एटम के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। बस अंतर यही है, दोनों लोगों का ऑब्जर्वेशन सेम है। स्टार्क साहब ने एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और ज़ीमान साहब ने मैग्नेटिक फील्ड। और ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये जो यहां पर एक एक लाइन है ना, ये फर्दर कई कई लाइंस में ब्रेक हो गया। इसका भी हर एक लाइन कई कई लाइंस में ब्रेक हो गया। तो जरा इमेजिन करो कि फाइन स्ट्रक्चर समझाने के लिए तुमने कहा कि शेल के अंदर सब शेल होता है। फाइन स्ट्रक्चर समझाने के लिए तुमने ये बोला कि शेल के अंदर सब शेल होता है, तो जरा सोच कर बताओ, ये बात समझाने के लिए तुमको क्या बोलना पड़ेगा? सोचिए और बताइए क्या बोलना पड़ेगा कि यहां फर्दर एक एक लाइन कई कई लाइंस का कॉम्बिनेशन है, मतलब और माइक्रो लेवल तक आप चले गए। तो शेल के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर सब 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 शेल है, या इसी को आप ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल, या सब सब शेल। और इसको हमें समझाया था, आगे चलकर पढ़ेंगे इसको भी, श्रोडिंगर साहब ने, एरविन श्रोडिंगर ने हमको समझाया था कि ये कैसे होगा, लेकिन ये आगे पढ़ेंगे। बट इतना जरूर हमको समझ आ रहा है, ये सब जो डिस्कशन यहां पर हुआ है, इस डिस्कशन के आधार पर इतना तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये बोला जा सकता है कि हमारे जो सब सब शेल है, इस सब सब शेल से मिलकर सब शेल बनता है, और सब शेल से मिलकर शेल बनता है, और इसी सब सब शेल को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं, और आपके शेल को हम ऑर्बिट कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, ऑर्बिट अलग चीज है, ऑर्बिटल अलग चीज है। कोई मुझे बताएगा कि कौन किसका साइज बड़ा होगा? ऑर्बिट का साइज बड़ा होगा कि ऑर्बिटल का साइज? ऑर्बिटल बोलो, ऑर्बिटल बोलो, जो बोलना है बोलो। ऑर्बिट और ऑर्बिटल कौन बड़ा होता है साइज में? किसका साइज बड़ा होगा? तो डेफिनेटली ऑर्बिट बड़ा होगा। ऑर्बिट ऑब्वियसली बड़ा होगा ना यार। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है ना, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और सब शेल के अंदर सब सब शेल होते हैं। मतलब अगर तुमसे कहा जाए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सबसे छोटा टाइनी स्पेस कौन सा है जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सबसे छोटा स्पेस या टाइनी स्पेस क्या है जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइनी स्पेस का नाम क्या देना चाहोगे? बताइए। तो सबसे छोटे स्पेस का नाम क्या है? ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल होते हैं, सब सब शेल होते हैं, वो मिलकर सब शेल बनाते हैं और उनसे शेल बनता है। लेकिन ये सारा डिस्कशन हम कभी आगे करेंगे।
अब मैं आ जाता हूं नील्स बोर मॉडल के न्यूमेरिकल पार्ट पर। सुनो जरा, नील्स बोर मॉडल के न्यूमेरिकल पार्ट पर, और ये एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। नील्स बोर साहब का यह कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ना एनर्जी को लूज करेगा ना गेन करेगा। जबकि यह बात मैं भी जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि मैक्सवेल साहब ने कहा था, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा, कि मैक्सवेल साहब ने कहा था कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी जैसे कि इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी मूव करेगा तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा। तो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और नील्स बोर साहब कहते हैं कि वो एनर्जी का लॉस या गेन नहीं करेगा, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसका ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कांस्टेंट कैसे है, ऑर्बिट का रेडियस कांस्टेंट कैसे है। तो जरा समझने की कोशिश करिए। पहले कुछ एक बेसिक चीजें आप जान लीजिए कि Z का मतलब एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि यहां पर कुछ एक हम जो है कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कुछ एक प्रेजेंटेशन या नोटेशन हमें जानने चाहिए। Z का मतलब होगा एटॉमिक नंबर, स्मॉल n का मतलब शेल नंबर, ये Z दोबारा आ गया है। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, M का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, V का मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, कैपिटल E का मतलब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, P का मतलब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, और K का मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ये मान लेते हैं भाई, मुझे शॉर्ट प्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा ना, तो ये एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, कि ये एजम्पशन है एटॉमिक नंबर, शेल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये एटम है जिसमें r दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से चक्कर लगाता है। समझो बात को, इसको आप लोग मेरे साथ ना कॉपी पर नोट करिए। चलिए हेडिंग डालिए, इसको लिखिए, क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो इसको नोट करिएगा। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालिएगा जरा, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये इसके शॉर्ट नोटेशन ये लिख डालो, और यहां पर ये एक एटम ले लिया हमने जिसमें r रेडियस के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जो वेलोसिटी v से चक्कर लगाता है। नोट करिए, लिखे यहां तक, और हो जाए तो मुझे डन करिए, कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन करिए। ध्यान रखना कि ये जो एक्सप्लेनेशन है या जो कॉन्सेप्ट है वो आपने देखा होगा, यहां लिखा है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मतलब नील्स बोर मॉडल में या बोर्स मॉडल में ये जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जो भी, वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। कोई मुझे बताएगा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब किसके लिए है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कैलकुलेशन है, मतलब किसके लिए है? तो ऐसे एटम के लिए जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये बताओ हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो ये डिस्कशन हाइड्रोजन के लिए है। अच्छा, और किसके लिए है? कोई और बताओ जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता हो, सोच के बताओ, सोच के बताओ, कोई और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता हो, बता पाओगे? कौन? हीलियम प्लस के पास, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। हां, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 2 ही होगा। अरे हीलियम प्लस बना दोगे तो उससे उसके प्रोटॉन थोड़े बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, प्रोटॉन तो 2 ही रहेगा। भाई हीलियम तुम्हारा क्या होता है? 2He4, तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं,
तो प्रोटॉन तो अभी भी 2 रहेंगे। हां, पॉजिटिव चार्ज 1 आने से इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। या आप कह सकते हो कि ये एप्लीकेबल है लिथियम +2 पर। अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है, +2 आने पर इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, बट प्रोटॉन तो 3 ही रहेंगे। एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं। बेरिलियम +3 पर लगेगा, क्योंकि बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, तो +3 आने पर इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन प्रोटॉन तो 4 ही रहेंगे। मेरी बात समझ आई? तो ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए लगेगा, मतलब ऐसे स्पीसीज जो हाइड्रोजन के जैसे हैं, जिनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और माइंड में आता है, कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा क्यों किया कि 1 इलेक्ट्रॉन को ही लिया इन्होंने। तो ये इसलिए इन्होंने किया, मेरी बात समझिएगा, ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अगर न्यूक्लियस पर चार्ज मान लेते हैं Z टाइम्स E है, पॉजिटिव चार्ज ZE है। ZE मैंने क्यों लिखा है ये समझ आया आप लोगों को? पिछली क्लास में भी आया था। अगर एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन पर Z इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। अगर एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो उसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो न्यूक्लियस पर चार्ज ZE। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन यहां लोगे तो बस इनके बीच आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, और एक इनके ऊपर बाहरी फोर्स जो लगता है सेंट्रीफ्यूगल mv²/r आएगा। बात को समझो जरा। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेते हो तो उसके ऊपर ना सिर्फ 2 फोर्सेस होंगे, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस की तरफ लगेगा, और एक जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल जो भी कहना चाहो, एक वो फोर्स है आपका mv²/r। अगर सोचिए आपने यहां पर कई सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेट्स से अगर आपने कई सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए कि मान लो न्यूक्लियस के चारों तरफ तमाम सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो सोचो इन सारे इलेक्ट्रॉन के बीच आपस में सब अट्रैक्शन रिपल्शन कितने सारे फोर्सेस लगेंगे। भाई इनमें अट्रैक्शन भी लगेगा, इनके आपस में रिपल्शन भी लगेगा, और इतने सारे फोर्सेस को एक साथ बोर साहब हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे चलकर, वो डिस्कस भी किया जाएगा, लेकिन नील्स बोर के मॉडल का एक कमी कह सकते हो कि वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लगता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर नहीं लगता है। बात को कान खोल के ध्यान से सुनना। नील बोर साहब ने बहुत सेफ साइड, ऐसे कह लो ना कि बहुत सेफ साइड उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि साहब मैं ऐसे एटम की बात करूंगा या ऐसे आयन की बात करूंगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि अगर 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो बस एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और एक आपका सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल जो भी आप कहना चाहो वो लगेगा, सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में रिपल्शन भी करेंगे, तो कई सारा अट्रैक्शन रिपल्शन, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो वो उन्होंने हैंडल नहीं किया। मतलब उनका मॉडल जो है, जो हम यहां डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल नहीं है। ओके करो, समझ आया ये कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने कि उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिस्कस किया है। और अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पर। देखो जरा, देखे जरा, और आप लिख सकते हो साथ में। देखो अब यहां पर 2 फोर्सेस, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस की तरफ लगा और एक आपका दूसरा फोर्स जो बाहर की तरफ लगा, तो इसको कह दिया गया F1 और इसको कह दिया गया F2। ध्यान दो इधर। यहां पर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन आर, एक है इलेक्ट्रिकल फोर्स जिसका फार्मूला आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। एक तो ये फोर्स लगा अंदर के तरफ अट्रैक्शन, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F2 mv²/r, जिसका कि फार्मूला आप फिजिक्स में पढ़ोगे। इसका फार्मूला आप फिजिक्स में पढ़ोगे। जरा लिखो यहां तक, नोट करिए कि मूविंग इलेक्ट्रॉन पर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन आर,
फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम्बिक अट्रैक्शन जो आप कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिकल फोर्स, और उसका फार्मूला इलेक्ट्रिकल फोर्स का आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और दूसरा फोर्स F2 mv स्क्वायर बाई आर, जो कि फिजिक्स से मैं लेकर आ गया हूं डायरेक्टली। नील्स बोर साहब का कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के रेडियस को चेंज नहीं करेगा, तो यार बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर वो अपने ऑर्बिट के रेडियस को चेंज नहीं करेगा तो उस पर लगने वाले ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताइए। अगर इलेक्ट्रॉन को स्टेबल रहना है तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स आपस में इक्वलाइज हो जाना चाहिए। मतलब फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो अलग होगी लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों ने नोट किया? तो इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस आ गए, F1 और F2, और स्टेबिलिटी के लिए F1 बराबर F2। स्टेबिलिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो F1 बराबर F2 हो जाएगा। अब जरा सुनिए, यहां पर F1 है तुम्हारा, लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये है तुम्हारा mv स्क्वायर बाई आर। ये बराबर होना चाहिए। अच्छा, यहां पर Q1 और Q2 क्या है भाई? न्यूक्लियस पर चार्ज रहेगा Ze, वो तो डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन है कि हीलियम प्लस है कि लिथियम प्लस 2 है कि बेरिलियम प्लस 3 है। तो न्यूक्लियस पर चार्ज Ze और दूसरा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का E, और इनके बीच का दूरी है R। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/, अब आप लोग साथ में नोट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक डेरिवेशन है Ze इंटू E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। या मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अच्छा, आप लोगों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसका अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम फॉलो कर लें, अगर हम सीजीएस फॉलो कर लें तो इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना रखा जा सकता है? थोड़ा आसान हो जाएगा ना, हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर सीजीएस सिस्टम फॉलो करें, लिखो इन सीजीएस सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको परमिटिविटी कांस्टेंट के कहते थे हम लोग, ये 1 है। और अगर रख दिया जाए तो एक्सप्रेशन आ जाएगा Ze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। नोट करते रहिएगा, Ze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। एक बात बताओ जरा मुझे, इस पूरे एक्सप्रेशन में कौन कौन वेरिएबल है? इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन कौन है? कौन है जो बदलता रहेगा? कौन कौन सा टर्म है जो बदलेगा? Ze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो दो चीजें यहां पर वेरिएबल हैं, यहां पर आपकी दो चीजें जो हैं वो वेरिएबल हैं। कौन कौन सी चीजें वेरिएबल हैं? यहां पर वेरिएबल्स हैं तुम्हारे, एक तो रेडियस और दूसरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेडियस और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। आर का एक पावर यहां से कैंसिल हो गया, आर की एक पावर कैंसिल हो गई, और यहां से एक्सप्रेशन आ गया v स्क्वायर बराबर Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 3। देखिए Z वेरिएबल है, लेकिन Z जो है वो एक पर्टिकुलर एटम के लिए तो कांस्टेंट है ना।
जब किसी तुम एक पर्टिकुलर एटम लाइक हाइड्रोजन डिस्कस करोगे या हीलियम डिस्कस करोगे, तो हम किसी पर्टिकुलर एटम की जब बात करेंगे तो उसका z तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो जो वरी करेगा वो आपका वेलोसिटी और रेडियस है। ये फाइनल आंसर अभी हमें नहीं मिला है, हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि हमको फाइनल एक्सप्रेशंस चाहिए। अब देखिए, फ्रॉम लिखो, फ्रॉम इक्वेशन एम वी आर बराबर एन टाइम्स एच बाई 2 पाई, जो हमने पीछे पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका हम इस्तेमाल करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लिखो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। और अब वी स्क्वायर का वैल्यू यहां से यहां डाल दें, एम वी आर बराबर एन टाइम्स एच बाई 2 पाई, ये हमने लिया। और अब उसके अंदर जो वी स्क्वायर है, उस वी स्क्वायर का वैल्यू अगर यहां प्लेस करें तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह आ गया क्या, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। जस्ट एक डेरिवेशन है, ठीक है, और एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन हमको यहां मिलने वाला है। अब ये जो एक्सप्रेशन यहां पर आया, इसमें अगर आप लोग देखें तो एक मास का फैक्टर और एक रेडियस का फैक्टर कैंसिल हो रहा है, एक मास की पावर और एक रेडियस की पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या मिला, यहां पर अगर मैं आर रेडियस का फार्मूला लिखूं तो आर बराबर ये आर जो बराबर क्या मिलेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, देखिएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये सारे के टर्म वहां जाएंगे तो पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम इंटू जेड। यहां पर अगर आप देखो तो ये एक आपको एक्सप्रेशन मिला है, लेकिन हम लोग इस एक्सप्रेशन को भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेडियस के इस एक्सप्रेशन को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीज वरी कर सकती है, जैसे वेलोसिटी तो हटा दिया तुमने, वेलोसिटी का टर्म तो हटा दिया, रेडियस का फार्मूला आ गया, तो इसके अंदर मैं क्या क्या बदलूंगा तो रेडियस बदलेगा, इसमें क्या क्या बदलने पर रेडियस बदल सकता है, तो एक तो शेल नंबर बदलने पर बदल सकता है, और दूसरा एटम बदलने पर जेड बदल सकता है। जो आप लोग जेड की बात कर रहे थे ना कि जेड बदलेगा, तो जेड बदलेगा, यस, एक पर्टिकुलर एटम के लिए ही आएगा, लेकिन अलग अलग एटम के लिए जेड अलग होगा, ऑर्बिट नंबर के लिए एन अलग होगा। तो अगर आप देखें, अच्छा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ये सब आपका कांस्टेंट है। तो मैं शायद इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर शॉर्ट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर देखो आर बराबर, यहां से मैं लिख रहा हूं आर बराबर एक कांस्टेंट एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम, एक कांस्टेंट, ठीक है, और उस कांस्टेंट को अगर मैं लिख दूं यहां पर के, कंफ्यूज मत होना, ये के वो नहीं है जो पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है, चाहो तो इसको के डैश कर दो, अ कांस्टेंट के डैश इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। मतलब तुम ये कह सकते हो कि यहां पर जो रेडियस आर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, और जो तुम्हारा के है, के डैश, ये बराबर क्या है, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू एम। मैं चाहूंगा कि इस के डैश का भी वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि पूरा डिस्कशन जो तुमने किया है वो सीजीएस सिस्टम फॉलो किया है, जो पूरा तुमने ये फार्मूला डिराइव किया है या सीजीएस सिस्टम फॉलो किया है।
तो जो भी यहां पर डेटा रखा जाए, जो भी यहां पर डेटा रखा जाए, वैल्यूज रखी जाएं, वो सीजीएस सिस्टम में रखी जाएं। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि तुम्हारा जो एच है, जिसको तुम कहते हो प्लैंक्स कांस्टेंट, नोट करिए, नोट करिएगा, जो एच है जिसको आप कहते हो प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, नोट करो, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड, अगर आप लिखते हैं एमकेएस में, अगर आप इसको किस में लिखते हैं, एमकेएस में। ठीक है, नोट करो जरा फटाफट, लिखिए यहां तक जल्दी से। अच्छा, एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, हो गया यहां तक कंप्लीट किया आप लोगों ने। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जूल सेकंड है, पर सेकंड नहीं, सॉरी, ये जूल सेकंड है, ओके। वो तो आप चेक कर लो ना, आपके पास देखो एक फार्मूला होता है एनर्जी का, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, E बराबर एच न्यू, तो H बराबर हो जाएगा E बाई न्यू। न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड, तो पर सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। खैर इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं हम लोग, इतना अभी जरूरत नहीं है, आप बस डेटा समझिए। और सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग्स सेकंड। उम्मीद है कि तुम लोगों को यह जानकारी है कि आपके सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट जूल के बजाय अर्ग्स होता है, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो H आपका जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू इतना होता है एमकेएस में, और ये वैल्यू इसका होता है सीजीएस में। यहां पर देखो 10 की पावर 7 का डिफरेंस है। एक्चुअली क्या होता है ना कि 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग्स के बराबर होता है। 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग्स के बराबर होता है। तो जूल को अर्ग में बदलने के लिए 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -34 की जगह -27। इसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻³ किलोग्राम, अगर आप एमकेएस में लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, अगर आप सीजीएस में लेते हैं। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज लें तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब होता है, अगर आप एमकेएस लें। ये पीछे लिखवा भी चुका हूं आपको। और 4.8 इंटू 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स होता है, अगर आप सीजीएस लें। ईएसयू का मतलब पीछे वैसे लिखवा चुका हूं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। तो ये सारा का सारा जो डेटा है ना, वो मुझे सीजीएस में रखना पड़ेगा। कांस्टेंट के का कैलकुलेशन करने के लिए ये सारा का सारा डेटा मुझे आपका सीजीएस में लेना पड़ेगा। तो ये मैंने वैल्यूज रखी हैं, आप नोट कर लो, एज सच रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, वो डेटा क्वेश्चन में गिवन होता है, ओके। तो आपको लिखने की और लिख लो, रटने की जरूरत नहीं है। और लिख जाए तो बताइए जरा, तो आगे बढ़ूं मैं। एक्चुअल में सारा का सारा वैल्यू हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें देखो इस कांस्टेंट के डैश का वैल्यू चाहिए, जो h² 4 π² इंटू m है। एक्चुअल में हमको ये चाहिए। चलिए, अब अगर उस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, लिखो साथ में,
कांस्टेंट के डैश बराबर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू एम। एच स्क्वायर की जगह 6.6 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर, सीजीएस में 4.8 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर इंटू मास एम 9.1 इंटू 10⁻28। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें आपका जो आंसर है, यहां पर आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर में आएगा। सीजीएस में आएगा ना रेडियस, तो सेंटीमीटर्स में आएगा। और ये आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 5.29 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, या मैं लिख सकता हूं 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स, और या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 0.529 एंगस्ट्रॉम। फाइनली अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ही आसान सा एक डेटा सिंपलीफाई होकर आया है। कितना? 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आपके कांस्टेंट के डैश का वैल्यू आया। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको बार बार इतना कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल नहीं। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा कैलकुलेशन बार बार नहीं करना है। इनफैक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसका कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो फाइनली यहां रिजल्ट लिखने वाले हैं रेडियस का, वो क्या लिखने वाले हैं? आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, इतने क्या एंगस्ट्रॉम। उम्मीद है कि आप लोग घबराए नहीं हैं कि इतना सारा लंबा चौड़ा हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो बहुत ही सिंपल सा है। बताइए क्या लगता है? टेंशन है हो रही है आपको? ये जो इतना कैलकुलेशन किया इससे क्या आपको टेंशन हुआ? मुझे तो नहीं लगता है। आप फाइनली बस ये एक्सप्रेशन फॉलो करेंगे। वो इतना सारा डिस्कशन तो इसलिए किया है ना कि आपको एक्सप्लेन करना था कि यहां हम पहुंचेंगे कैसे, इसलिए इतना लंबा डिस्कशन हुआ ये। ठीक है, तो एक काम करो, जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। लिखो जरा, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो जरा लिखो। लिखे, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो सॉल्व करो जल्दी से। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ध्यान रखना कि फाइनली हमने एंगस्ट्रॉम में बदला है, बट शुरुआत में सेंटीमीटर में आया था क्योंकि कैलकुलेशन सीजीएस में हमने किया है, बट यहां पर आंसर फाइनली मैंने एंगस्ट्रॉम में कर दिया है। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, हमको ये कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हो गया? तो देखो हाइड्रोजन एटम के जब बात करोगे तो उसका एटॉमिक नंबर Z1 होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है तो n बराबर 1, इसको रख दो तो R बराबर क्या आ जाएगा? 0.529 n स्क्वायर बाई Z, मतलब 0.529 इतने एंगस्ट्रॉम। ओके, अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा, तुम लोग एक बात सोच के बताइए, एक बात जरा मुझे सोचकर बताओ कि ये वाला जो फार्मूला यहां लिखा है ना, ये वाला जो फार्मूला यहां पर लिखा है ना रेडियस का, ठीक है, क्या लिखा है कि R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड।
ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम। क्या समझ आता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सुनना जरा, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर बाई z, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या यह फार्मूला सही है? क्या ये कह सकते हैं कि जो तुम 0.529 लिखते हो वो बेसिकली कुछ और नहीं, हाइड्रोजन एटम के ही फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है? तो तुम 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो और 0.529 की जगह रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकते हो। तो मुझे कॉन्फिडेंस के साथ बताओ कि ये रेडियस का कैलकुलेशन आपको समझ आ गया, न्यूमेरिकल कर लोगे ना अब? ओके फाइन। तो अब मैं ना, चूंकि क्लास का समय खत्म हो रहा है लगभग, तो अब मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ के जाऊंगा। आपको मैं कुछ एक क्वेश्चंस के साथ छोड़कर जाऊंगा। जरा क्वेश्चंस देखते हैं वो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए जरा मुझे कि अगर मैं कहता हूं फर्स्ट ऑर्बिट, तो n बराबर क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर 1 लिखोगे, सेकंड ऑर्बिट के लिए n बराबर 2 लिखोगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए n बराबर 3 लिखोगे। लेकिन यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। वो ये बताना चाहता हूं कि जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ ये तुम्हारे ऑर्बिट्स हैं, तो ये जो तुम्हारा पहला ऑर्बिट है इसके लिए n बराबर 1 है और इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट। क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रहेगा, लेकिन अगर हायर ऑर्बिट पे जाएं, जैसे n बराबर 2, तो इसको तुम सेकंड ऑर्बिट भी कह सकते हो, ये सेकंड ऑर्बिट भी है, या इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था। बात को समझिए, n बराबर 1 पहला ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर के ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी को लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो एनर्जी लेके वो हायर लेवल पर चला जाएगा, तो वो उसकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट। तो ध्यान रहे कि n बराबर 2 को हम सेकंड ऑर्बिट भी कहेंगे और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहेंगे। ऐसे ही n बराबर 3 को हम थर्ड ऑर्बिट भी कहेंगे और कौन सी एक्साइटेड स्टेट कहेंगे बताओ जरा? n बराबर 3 को हम थर्ड ऑर्बिट भी कहेंगे और कौन सी एक्साइटेड स्टेट कहेंगे? तो हम इसको इलेक्ट्रॉन का सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो ये एक और टर्मिनोलॉजी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वो कहेगा कि बताओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट का रेडियस क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रेडियस क्या है, ग्राउंड स्टेट का रेडियस क्या है। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट का मतलब ऑर्बिट सेकंड है बट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है, नीचे से पहली बार ऊपर गया। n बराबर 3 ऑर्बिट थर्ड है बट एक्साइटेड स्टेट सेकंड है। क्लियर? अरे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन, ऐसे समझ सकते हो। तो अब मैं चाहूंगा कि यहां पर ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है? इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं। ये जो क्वेश्चंस आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, फिर इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बोहर्स मॉडल को मेनली डिस्कस किया है, अगली क्लास में भी हम बोहर्स मॉडल को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं।